एक फ्लैट के बड़े से कमरे के अंदर एक इंसान बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी बाहों में एक बेहद खूबसूरत लड़की सो रही थी जिसने उस इंसान को सोते हुए कसकर पकड़ा हुआ था कि तभी कुछ देर बाद टेबल पर फोन बजने लगता है। वह इंसान अधखुली आंखों से उस फोन की तरफ देखते हुए, आकांक्षा, तुम्हारा फोन आ रहा है। ये सुनते ही आकांक्षा नींद में, किसका फोन है? तभी वह इंसान जिसका नाम आरव था आकांक्षा की तरफ फोन बढ़ाते हुए, तुम्हारी मॉम का फोन आ रहा है। ये सुनते ही आकांक्षा हड़बड़ाते हुए फोन को अपने हाथ में पकड़ती है कि तभी आरव, फोन उठाओ आकांक्षा, अगर नहीं उठाना है तो उसे स्विच ऑफ कर दो क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। आकांक्षा आरव की बात सुनते ही फोन लेकर सीधा बालकनी में चली जाती है। वह तुरंत बिना देरी किए जैसे ही फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, आकांक्षा बेटी, तुम्हें कितनी बार कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करती? ये सुनते ही आकांक्षा, मॉम, मैं पढ़ाई कर रही थी, इसी वजह से आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। ये सुनते ही आकांक्षा की मॉम, मिसेस सुरभि रावत, ठीक है बेटी, लेकिन मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और हम चाहते हैं कि तुम भी एक बार उससे मिल लो। अपनी मॉम की बात सुनते ही आकांक्षा बेहद गुस्से भरी आवाज़ में, मॉम, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर आप लोग पहले से ही मेरे लिए लड़का क्यों देख रहे हैं? ये सुनते ही मिसेस सूरबी रावत, क्योंकि बेटी तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, बस तुम्हारे कॉलेज का 1 महीना पड़ा है, उसके बाद तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी एक अच्छे से खानदान में की जाए। तभी आकांक्षा, मॉम आप जानती हैं ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी दूसरी तरफ से, बेटी, हम तुम्हारी अभी शादी नहीं करेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि तुम एक बार उस लड़के को देख लो, एक दूसरे को जानोगे तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। आकांक्षा अपनी मॉम से इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वह अपनी मॉम को झूठ बोलते हुए, ठीक है मॉम, मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगी, ये कहती हुए वह तुरंत फ़ोन कट कर देती है। करीब आधे घंटे के बाद आकांक्षा रूम में जैसे ही एंटर करती हैं तो देखती हैं कि आरव इस वक्त अपने दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। आकांक्षा को आते देख आरव, ठीक है रवि, आज शाम को पार्टी में मिलते हैं, ये कहते हुए वो फ़ोन रख देता है। आरव आकांक्षा का उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ फिर तुम्हारी मॉम ने? ये सुनते ही आकांक्षा, वही जो हमेशा कहती आई हैं, और इस बार तो उन्होंने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। ये सुनते ही आरव, क्या? तो तुमने उन्हें इनकार क्यों नहीं किया? तभी आकांक्षा, मैंने इनकार किया है लेकिन आरव तुम जानते हो ना, हमारे कॉलेज को सिर्फ 1 महीना ही बाकी रह चुका है, इसी वजह से मेरे पापा मेरी शादी पक्की करना चाहते हैं। आकांक्षा की बात सुनते ही आरव, कॉलेज खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम शादी कर लो। तभी आकांक्षा आरव के पास आते हुए, लेकिन आरव, तुमने तो कहा था ना कि तुम कुछ दिनों के बाद मेरे मॉम डैड से जाकर हमारी शादी की बात करोगे। आकांक्षा का हाथ पकड़कर आरव कहने लगता है, मैंने कहा था, लेकिन मुझे अभी समय लगेगा, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे जॉब भी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर सकता हूँ। तुम कुछ महीने अपने मॉम डैड से थोड़ा टाइम मांग लो। ये कहते हुए आरव की आंखें नम हो जाती है। तभी आकांक्षा आरव से दूर होते हुए, आरव तुम जानते हो ना, हमारे रिलेशन को 2 साल से ऊपर हो चुका है और तुम अच्छे से जानते हो मैं अपने मॉम डैड से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ। मेरे मॉम डैड तो कब का मेरी शादी पक्की करने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से कितनी बार उन्हें झूठ बोला है, लेकिन अब और कितना बोलूं? ये सुनते ही आरव आकांक्षा की तरफ बढ़ते हुए उसे पीछे से कसकर पकड़ लेता है और बेहद उदास मन से, आकांक्षा, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए अपने मॉम डैड को बहुत बार झूठ बोला है, लेकिन कुछ टाइम और मांग रहा हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ और उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ये कहते हुए आरव आकांक्षा के गाल पर किस करते हुए, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसी वजह से प्लीज थोड़ा और इंतजार कर लो। आरव की बात सुनकर आकांक्षा कुछ महीनों का वक्त दे देती है। आरव और आकांक्षा के रिश्ते को पूरे 2 साल से ऊपर हो जाते हैं और वह दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। आकांक्षा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। एक रात आकांक्षा घर रात को देर से आती है, तभी देखती है कि आरव और उसके कुछ दोस्त लोग घर के अंदर पार्टी कर रहे थे। यह देखकर आकांक्षा बेहद गुस्से में आती है। वह जब इस बारे में आरव से बात करती है तो आरव, अरे आकांक्षा, वो रवि का बर्थडे था, इसी वजह से हमने उसका बर्थडे घर पर सेलिब्रेट किया। तभी आकांक्षा, उसका बर्थडे था तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे घर पर उसे इनवाइट करने की? देखो, वह रवि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता। कॉलेज में भी लड़कियों को वह बहुत गंदी निगाहों से देखता है, इसी वजह से तुम भी उससे दूर रहा करो और उसे आज के बाद से घर पर बिल्कुल भी मत लाना।
आकांक्षा की बात सुनते ही उस दिन के बाद से अब रोज रात को आरव अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। इस बात को लेकर आकांक्षा कई बार उससे गुस्सा भी होती, लेकिन तब आरव कहने लगता कि कॉलेज खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, इसी वजह से सब लोग मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसी वजह से सो प्लीज तुम गुस्सा मत करो। फिर कुछ दिनों के बाद कॉलेज का आखिरी दिन होता है। उस दिन कॉलेज के जितने भी लड़के होते हैं वह सब लोग बैचलर पार्टी करते हैं और आरव भी उस पार्टी में शामिल होता है। लेकिन वह भूल जाता है कि आज आकांक्षा का बर्थडे है। आकांक्षा को यही लगता है कि शायद आज आरव उसके लिए सरप्राइज प्लान करता होगा और इसी वजह से वह घर बैठकर उसका इंतजार करती है। लेकिन इंतजार करते करते रात के 2 बज जाते हैं जब आरव दारू के नशे में टल्ली होकर दरवाजे की बेल बजाता है। ये सब हालत देखकर आकांक्षा को समझ में आ जाता है कि आरव उसका बर्थडे भूल चुका है। उस दिन ये सोचकर आकांक्षा को काफी तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि उसे आरव से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दूसरे दिन आकांक्षा जल्दी उठकर घर का कामकाज करने लगती है कि तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। ये सोचकर आकांक्षा, आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, ये सोचकर आकांक्षा जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है कि तभी उसके सामने एक ब्लैक सूट पहने एक नौजवान शख्स खड़ा था, जिसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। तभी वह शख्स आकांक्षा की तरफ गुलदस्ता बढ़ाते हुए, हैप्पी बर्थडे मिस आकांक्षा। आकांक्षा उस शख्स को देखकर, सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी वह शख्स अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए, मेरा नाम राजेंद्र सक्सेना है और मुझे आपकी मम्मी पापा ने यहाँ पर भेजा है। एक्चुअली हमारी शादी के बारे में बात हुई थी ना। ये सुनते ही आकांक्षा को अपनी मोम की बात याद आती है। तभी आकांक्षा राजेंद्र की तरफ देखते हुए, लेकिन मोम ने तो मुझे आपके बारे में बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। तभी राजेंद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए, वह इस वजह से क्योंकि मैंने ही उन्हें मना किया था, क्योंकि मैं आज आपको सरप्राइज देना चाहता था। राजेंद्र की बात सुनते ही आकांक्षा, मोम ने बिना बताए इसे यहाँ पर भेज दिया। अगर राजेंद्र ने आरव को देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आकांक्षा मन में यह सोच रही थी कि तभी राजेंद्र, वैसे क्या आप मुझे इस घर के अंदर नहीं बुलाएंगी। ये सुनते ही आकांक्षा, एक्चुअली मैं अभी काम से निकलने वाली हूँ, अगर आप पहले बताते तो शायद मैं आपको। आकांक्षा इसके आगे कुछ कहती कि राजेंद्र बात को काटते हुए, कोई बात नहीं मिस आकांक्षा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में हूँ, तो जब आपको टाइम मिले तब हम मिल लेंगे। राजेंद्र इसके आगे कुछ कहता कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। फोन को वो साइलेंट करते हुए, तो ठीक है मिस आकांक्षा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कहते हुए राजेंद्र वहां से चला जाता है। राजेंद्र के जाते ही आकांक्षा अपने मन में, थैंक गॉड, ये कहते हुए जैसे वह दरवाजा बंद करती है कि दूसरी तरफ से आरव आकांक्षा और राजेंद्र की सारी बातें सुन लेता है और वह गुस्से भरी निगाहों से आकांक्षा की तरफ देखते हुए, तो तुम उस लड़के से शादी करने वाली हो। ये सुनते ही आकांक्षा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मॉम डैड ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा है, मेरा कोई भी कसूर नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं। तभी आरव, तो तुम अपने मॉम डैड को इनकार क्यों नहीं कर देती। तभी आकांक्षा गुस्से से, इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जल्द ही मॉम डैड से बात कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस वक्त चाहिए। तभी आरव आकांक्षा की तरफ बढ़ते हुए, देखो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन शादी के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है हमने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला कर लिया है। आरव की बात सुनते ही आकांक्षा, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी आरव आकांक्षा से दूर होते हुए, मतलब यही कि हमारी अभी एज नहीं हुई शादी करने की, हमें थोड़ा खुलकर जिंदगी को जीना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। मैं इतना जल्दबाजी में ये सब नहीं करना चाहता। आरव की बात सुनते ही आकांक्षा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह आरव की तरफ देखते हुए, अगर यही बात थी तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रहे थे। तभी आरव आकांक्षा का हाथ पकड़ते हुए, मैंने कहा ना मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आज भी हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सेटल तो होने दो। सेटल होने में भी 1 डेढ़ साल तो लग ही जाएगा। तभी आकांक्षा, तो फिर मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैं कैसे मॉम डैड को समझाऊं। आरव आकांक्षा की आंखों में देखते हुए, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा आकांक्षा, क्योंकि वह तुम्हारे मॉम डैड है। तुम बस उन्हें बहाना बनाओ, कहो कि तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये कहते हुए आरव आकांक्षा को गले लगा लेता है और इस बात पर आकांक्षा को विश्वास दिलाता है कि वह उससे बेपनाह क्या प्यार करता है। आकांक्षा आरव से बेहिसाब प्यार करती है, इसी वजह से वह फिर से उसकी बातों में आ जाती है। उस दिन के बाद से आकांक्षा आरव के कहने पर अपने मॉम डैड से उसकी और राजेंद्र की शादी के लिए कुछ टाइम मांग लेती है। आकांक्षा अपने मॉम डैड के कहने पर राजेंद्र से मिलने के लिए भी चली जाती है। राजेंद्र आकांक्षा को अपने साथ एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है। राजेंद्र को पहली ही मुलाकात में आकांक्षा बेहद पसंद आ जाती है। वह दिल ही दिल में उसे चाहने लगता है, लेकिन आकांक्षा के दिल और दिमाग में तो सिर्फ आरव ही था। वह चाहती थी कि बस जल्द से जल्द आरव को एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए,
ताकि वह उसके मॉम डैड से शादी की बात करे। राजेंद्र आकांक्षा की तरफ देखते हुए, सो मिस आकांक्षा, कॉलेज में फिर आपने कभी बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं? राजेंद्र की बात सुनते ही आकांक्षा के होश उड़ जाते हैं। तभी वह धीमे से नाम में अपनी गर्दन हिला देती है। आकांक्षा का जवाब सुनते ही राजेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी आकांक्षा राजेंद्र से पूछती है कि आप क्या काम करते हैं? आकांक्षा का सवाल सुनते ही राजेंद्र, मेरा सिंगापुर में खुद का एक बिजनेस है और मैं 3 साल पहले ही इंडिया में अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा किया हूँ। ये सुनते ही आकांक्षा, लेकिन आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया? आकांक्षा की बात सुनते ही राजेंद्र हंसते हुए, हाँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर इंसान दिन रात मेहनत मेहनत करेगा तो उसे जो चाहिए होगा वह जल्द ही उसे हासिल कर लेगा। और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं अपना खुद का एक कारोबार करूं और मेरी खुद की एक पहचान हो। अब इसी तरीके से आकांक्षा राजेंद्र के साथ हफ्ते में 2 दिन बार मुलाकात कर लिया करती थी, क्योंकि उसके माँ बाप चाहते थे कि आकांक्षा राजेंद्र के साथ मुलाकात करे और उससे जाने और समझे। माँ बाप के कहने के मुताबिक ही आकांक्षा ये सब कर रही थी। दूसरी तरफ आरव का काम न होने की वजह से अब वह दोस्तों के साथ पार्टी करता और इस बात पर आकांक्षा उसके साथ कई बार झगड़ा भी करती। और इसी तरीके से वक्त बीत रहा था कि एक दिन अचानक आरव को दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है। जब आरव ये खबर आकांक्षा को सुनाता है तो ये सुनकर आकांक्षा का चेहरा उदास हो जाता है। तब आकांक्षा आरव की तरफ देखते हुए, लेकिन आरव, मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी? आकांक्षा की बात सुनते ही आरव आकांक्षा को विश्वास दिलाते हुए, चिंता मत करो, नौकरी लगने के बाद मैं जल्द ही तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगा और तुम्हें उस राजेंद्र के साथ बात करने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए आरव आकांक्षा को गाल पर हल्की सी किस करता है। आकांक्षा एक बार फिर से आरव की बातों में आ जाती है और फिर से कुछ दिन के बाद आरव दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से आकांक्षा की पूरी जिंदगी बदल जाती है। नए शहर में जाकर आरव के नए नए लड़कों के साथ दोस्ती होती है, जिसकी वजह से वह आकांक्षा से बात करना थोड़ा कम कर देता है। आरव के जाने के बाद आकांक्षा उस घर में अकेली हो जाती है, लेकिन उसे उम्मीद रहती है कि आरव जल्द ही काम खत्म करने के बाद उसके मॉम डैड से बात करने के लिए आएगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आरव के जाने के बाद आकांक्षा राजेंद्र को समय देने लगती है, तो दूसरी तरफ आरव ऑफिस की नई नई लड़कियों के साथ अपना रिलेशन बनाया करता था, जिस बारे में आकांक्षा को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब वह हमेशा महीने में 2-3 बार आकांक्षा से मिलने के लिए भी आया जाया करता था। लेकिन एक दिन आकांक्षा ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे चक्कर आ जाती हैं और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। आकांक्षा की जैसे ही आंख खुलती है तो वह नर्स की तरफ देखते हुए, मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ पर कैसी आई? तभी नर्स, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई हैं, लेकिन आगे से ऐसी लापरवाही मत मत करना, क्योंकि आपके पेट के अंदर एक नन्ही सी जान भी पनप रही है। ये सुनते ही आकांक्षा हैरानी से नर्स की तरफ देखते हुए, क्या मतलब है? तभी वह नर्स आकांक्षा की तरफ देखते हुए, क्या आपको मालूम नहीं कि आप प्रेग्नेंट है? नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही आकांक्षा के पूरे होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद आकांक्षा डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर से बात करते हुए, डॉक्टर प्लीज, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, मेरी शादी भी अभी नहीं हुई है। ये सुनते ही डॉक्टर, लेकिन मिस आकांक्षा, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो चुका है। अगर इस स्टेज पर जाकर हमने कुछ भी एक्शन लिया तो बच्चे के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से अब आपके पास कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर की बात सुनते ही आकांक्षा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह कैसे कैसे हिम्मत करके हॉस्पिटल से सीधा घर जाती है। वह घर जाकर आरव को फोन लगाकर सारी बात बता देती है। तभी आकांक्षा रोते हुए, आरव, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, इसी वजह से हम लोग जल्द ही शादी कर लेते हैं। अब ये बात सुनते ही आरव, नहीं आकांक्षा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आकांक्षा ये सुनते ही गुस्से में, आरव, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जॉब करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, अच्छा भला काम करे हो तो फिर आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? आकांक्षा की बात सुनते ही आरव, प्लीज आकांक्षा समझो, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी पाल सकूं, और गलती तुम्हारी है, जब हम साथ में थे तब तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अगर तुम टाइम पर प्रिकॉशन ले लेती तो ये सब ना होता। ये सुनती ही आकांक्षा, ओ, तो अब सारी गलती मेरी है। ये कहती हुए आकांक्षा रोने लगती है। तभी आरव आकांक्षा को शांत करते हुए, प्लीज आकांक्षा, शांत हो जाओ, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा समय चाहता हूँ। तभी आकांक्षा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मॉम डैड को ये बात पता चलेगी तो बहुत ही ज्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा और फिर वो लोग कहेंगे कि मैं तुमसे मिलवाऊं। ये सुनते ही आरव कुछ सोचते हुए, एक काम करो आकांक्षा,
पूरे 9 महीने के बाद तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो तब हम इसे किसी अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देंगे, लेकिन तब तक तुम अपने परिवार वालों से किसी से भी मिलना जुलना मत। आरव की बात सुनते ही आकांक्षा के पास अब कोई चारा नहीं रहता। वह आरव के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह चुपचाप आरव की बात मान लेती है और वह इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है। दूसरी तरफ राजेंद्र आकांक्षा से फोन पर ही बात करता है, क्योंकि वह अपने सारे काम खत्म करने के बाद वापस बेंगलोर चला गया था। इसी वजह से आकांक्षा को अब राजेंद्र की भी कोई चिंता नहीं थी। आकांक्षा की जो भी सहेलियां मिलने आती थी, आकांक्षा में इतना बदलाव देखकर वह अक्सर पूछती कि आखिर तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा शरीर इतना क्यों फूल रहा है। तभी आकांक्षा हंसते हुए, वो एक्चुअली आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। ये बात सुनती ही आकांक्षा की सहेलियां, लेकिन आकांक्षा तुझे खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। तेरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे तू प्रेग्नेंट हो। आकांक्षा ये बात सुनते ही इसके होश उड़ जाते हैं। तभी वह झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बात को घुमाने लगती है। अब आकांक्षा की जरूरत की हर एक चीज आरव उसे लाकर देता है, लेकिन वह बस ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताया करता है। आरव को आकांक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। वह तो ऑफिस में नई नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया करता था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे महीना बीत रहा था, तो आकांक्षा का अपने बच्चे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में माँ की ममता जागने लगी थी। और पूरे ठीक 9 महीने के बाद आकांक्षा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के एक दिन बाद ही आरव उस बेटी को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आता है। इस बात पर आकांक्षा बहुत रोती है। तभी वह रोते हुए, प्लीज मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। ये सुनते ही आरव, नहीं आकांक्षा, अगर वह बच्ची तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। आरव फिर से आकांक्षा को बहला फुसलाकर दूसरे शहर में चला जाता है। वह अपनी बेटी से दूर हो जाने के बाद आकांक्षा मन ही मन बेहद उदास हो जाती है। आरव बस उसे आरव से उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आरव उससे शादी करेगा और वह खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बताएगी। लेकिन आरव धीरे धीरे आकांक्षा से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे शादी सिर्फ और सिर्फ बोझ लगती है। आरव कभी भी आकांक्षा को इस रिश्ते का नाम नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से आकांक्षा बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। तो दूसरी तरफ आकांक्षा के माता पिता आकांक्षा पर जोर देने लगते हैं कि वह राजेंद्र से शादी कर ले। आकांक्षा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से मजबूर होकर आकांक्षा राजेंद्र से शादी कर लेती है। फिर करीब पूरे 20 साल के बाद बेंगलोर के एक बड़े से मेंशन के अंदर पार्टी का माहौल बना हुआ था, और यह पार्टी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट हासिल करने की खुशी में थी। जहां पर सारे ऑफिस के स्टाफ मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी कि तभी सामने से, अरे जल्दी भी करो, तुम ये साड़ी वाड़ी घर पर ठीक करके नहीं आई थी। तुम्हारी वजह से मैं इतना लेट हो चुका हूँ। पता नहीं माँ ने कैसी लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी है। मेरी तो किस्मत फूट चुकी है। इसे तो एक साड़ी पहनना भी नहीं आता। ये कहते हुए आरव गुस्से से मेंशन के अंदर कदम रखता है। मेंशन के अंदर ही आरव की नज़र एक बड़े से स्टेज पर जाती है, जहां पर ऑफिस के बॉस एक बड़ी सी स्पीच दे रहे थे। तभी ऑफिस का स्टाफ वरुण आरव के पास आते हुए, तू कहाँ था, कितना लेट हो चुका है। ये सुनते ही आरव, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा ट्रैफिक में फंस चुका था। आरव इसके आगे कुछ कहता कि तभी ऑफिस के बॉस स्टेज पर अनाउंस करते हुए, अब मैं आपको उस इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसने मेरा हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। अगर वो ना होती तो शायद मैं ये मुकाम बिल्कुल भी हासिल ना कर पाता। सो एवरीवन, प्लीज मीट माई वाइफ मिसेस आकांक्षा सक्सेना। ये कहते हुए वह दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि तभी सामने में से आकांक्षा एक मेहरून कलर की ड्रेस पहने हुए स्टेज की तरफ कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ आकांक्षा का नाम सुनते ही आरव बेहद हैरान रह जाता है, लेकिन अभी तक उसने आकांक्षा का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही मिसेस आकांक्षा स्टेज के सामने आती है, तो मेंशन के अंदर जितने भी लोग थे वह तालियां बजाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ से आरव आकांक्षा को देखकर बेहद हैरान रह जाता है। वह अपने मन में, इसका मतलब है मिसेस आकांक्षा मिस्टर राजेंद्र सक्सेना की वाइफ है, और मैं पिछले 8 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और यह बात मुझे अब पता चल रही है। ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ आकांक्षा बेहद प्यारी सी स्पीच देती है, और तभी स्टेज के सामने के बीचों बीच उसकी नजर आरव पर जाती है। लेकिन अभी वह आरव का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि स्टेज के सामने किसी का भी चेहरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा था। स्पीच देने के बाद आकांक्षा अपने मन में, क्या मैंने आरव को देखा? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है। ये सोचकर आकांक्षा राजेंद्र जी के साथ आगे कदम बढ़ाने लगती है कि तभी पीछे से, कंग्रेचुलेशन बॉस, ये कहने की आवाज आती है। दोनों ही जैसे पलट कर देखते हैं तो सामने आरव खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आरव धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आकांक्षा के पास जाता है और फूलों का गुलदस्ता देते हुए
आपकी स्पीच काफी लाजवाब थी, आकांक्षा। आरव को देखकर आकांक्षा चौंक जाती है। तभी राजेंद्र जी, क्या हुआ आकांक्षा, क्या तुम आरव से मिल चुकी हो? यह हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। ये सुनते ही आकांक्षा अपना चेहरा राजेंद्र जी की तरफ करते हुए, नहीं राजेंद्र, मैं इन्हें नहीं जानती। ये कहकर आकांक्षा दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। आकांक्षा के मुंह से ये बात सुनते ही आरव का चेहरा उतर जाता है। करीब 2 घंटे तक पार्टी चलती है और इन 2 घंटे के बीच में आरव बार बार आकांक्षा को गहरी आंखों से देख रहा था और ये बात आकांक्षा अच्छे से नोट कर पा रही थी। दूसरी तरफ आरव की पत्नी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि उसे पता था अगर उससे कोई भी गलती हुई या फिर भूल चूक हुई तो आरव उस पर बहुत गुस्सा करेगा। फिर करीब आधे घंटे के बाद आकांक्षा स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। तभी आरव भी आकांक्षा के पीछे जाता है। आकांक्षा आरव को देखकर, ये क्या हरकत है आरव, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही आरव, तुमने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? तभी आकांक्षा गुस्से से, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज से 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी खो दी थी और तुम मुझे धोखा देकर चले गए थे और तुमने मुझे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, तो फिर आज मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? और वैसे भी राजेंद्र जी को इस बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं और मैं नहीं चाहती कि कभी भी उन्हें तुम्हारी और मेरी सच्चाई के बारे में मालूम पड़े। ये कहती हुए आकांक्षा रोने लगती है। तभी आरव आकांक्षा की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाने वाला था कि आकांक्षा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ आरव, मेरे पास आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम वह हक हो चुके हो। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैंने क्या कुछ झेला है। तुमने बार बार मुझसे झूठ बोला और मैंने तुम्हारे झूठ पर हमेशा विश्वास किया और उसी की गलती मैंने भोगी थी। यह सुनते ही आरव, प्लीज आकांक्षा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें छोड़ देने के बाद मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे तुम्हारी कमी का एहसास होने लगा। मुझे लगने लगा था कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा कभी सामना भी करूं। तुम मुझे इतने सालों के बाद आज मिली हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही आकांक्षा, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खुद की औलाद को अपने से दूर किया। तुम्हारे कहने की वजह से मैंने उसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और शायद इसी की वजह से भगवान ने आज मुझे बच्चे की खुशी नहीं दी। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो जाओ, मुझे मेरी बच्ची वापस ला कर दो। आरव ये सुनते ही अपनी गर्दन नीचे करते हुए, आकांक्षा, अब बहुत साल हो चुका है, अब वह बच्ची कहाँ होगी किसी को कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही आकांक्षा, हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली और इसी वजह से अब तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया अब मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़े। और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। यह कहते हुए आकांक्षा दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। आकांक्षा के जाते ही आरव का चेहरा उदास हो जाता है और वह अपना उदास चेहरा लिए पार्टी से निकल जाता है कि तभी उसकी पत्नी यह देखकर उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा देती है। आरव और अंजलि की शादी बहुत साल पहले हो चुकी थी और ये शादी आरव के माता पिता ने करवाई थी। उन्होंने आरव के लिए गांव की लड़की पसंद की थी, लेकिन शादी के बाद आरव अंजलि को एक पत्नी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं देता था। वह हमेशा से धिक्कारता, उसकी बेइज्जती करता, लेकिन अंजलि हमेशा इस बात को दिल पर नहीं लेती, क्योंकि उसका एक छोटा सा बेटा था, जिसकी वजह से वह आरव के तानों को बर्दाश्त कर लेती। दूसरी तरफ आकांक्षा अपनी दोस्त रिया के घर में, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिस शख्स ने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझसे मेरी बच्ची मुझसे दूर कर दी, आज वही 20 साल के बाद मेरे सामने है। ये सुनते ही रिया, देख आकांक्षा, अब तुझे उसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजेंद्र जी को तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई मालूम पड़ गई तो पता नहीं वह क्या करेंगे। ये सुनती है आकांक्षा अपने सर पर हाथ रखते हुए, रिया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा अपनी बच्ची की चिंता है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। ये कहते हुए आकांक्षा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रिया, आकांक्षा, अपने आप को संभालो, तू उस बच्ची को ढूंढने के लिए गई तो थी ना? ये सुनते ही आकांक्षा, हाँ मैं गई तो थी, लेकिन अनाथ आश्रम के लोगों का कहना था कि वह बच्ची किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर ली है और इस वक्त उनके आगे वह बहुत रोई थी। लेकिन उनका कहना था, जब कोई फैमिली बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी उस फैमिली का एड्रेस नहीं दिया जाता। अब तक तो वह बच्ची अमेरिका भी चली गई होगी। ये कहते हुए आकांक्षा की आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। जब भगवान ने मुझे बच्ची दी थी तब मैं आरव की बातों में आकर उसे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आई और इसी वजह से देखो आज मेरी कोख सूनी पड़ी हुई है। रिया आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए, हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो बातें तुमने मुझसे कही है तुम्हें एक बार जाकर राजेंद्र जी से करनी चाहिए। ये सुनते ही आकांक्षा, नहीं, राजेंद्र जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
आरव के जाने के बाद मैं तो टूट कर बिखर चुकी थी, लेकिन उन्होंने ही उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था और मैं अपनी खुद की गलती की वजह से राजेंद्र जी को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब फिर से इसी तरह वक्त बीतने लगता है तो दूसरी तरफ आरव पहले की तरह ही अपने काम में लग जाता है। वो रोज ऑफिस में अपना 100% देता है। उसे उम्मीद थी कि बॉस इस साल उसे मैनेजर की पोस्ट में रखेंगे। यही सोचकर वह दिन रात मेहनत करने लगता है। लेकिन वह जानता था कि आकांक्षा राजेंद्र जी की पत्नी है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि पिछले 8 महीनों से वह इस कंपनी में काम कर रहा था और वह इतना जल्दी इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बाकी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी से उसे काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी। और फिर से धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है तो दूसरी तरफ आकांक्षा अपनी बच्ची के दूर हो जाने के गम में डूबी रहती है। वह राजेंद्र जी को भी अपनी सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती और इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है। और आज कंपनी के बॉस फिर से स्टाफ की पोजीशन चेंज करने वाले थे और उनकी सैलरी बढ़ाने वाले थे। ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे वह सब आरव से इस बारे में बात करते हुए, तूने पूरे साल जितनी मेहनत की है उसके बाद तो देखना बॉस तुझे ही मैनेजर की पोजीशन पर रखेंगे। ये सुनते ही आरव, हाँ यार वह तो है, क्योंकि मैं ऑफिस में अपना 100% दिया हूँ और ऑफिस में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है भी नहीं। ठीक शाम को वह वक्त भी आ जाता है जब मिस्टर राजेंद्र एक बड़े से स्टेज पर ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉयर की हार्ड वर्किंग के बारे में बताते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कंपनी को काफी आगे तक बढ़ाया था। धीरे धीरे राजेंद्र जी कुछ चंद लोगों का नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन आरव वहीं एक टेबल पर बैठा अपने नाम का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि राजेंद्र जी उसका नाम लेंगे कि कुछ देर बाद राजेंद्र जी, अब से हमारी कंपनी के नए मैनेजर, जिसका नाम है मिस रूही। ये कहते हुए राजेंद्र जी मिस रूही को स्टेज पर बुलाते हैं। आरव के साथ साथ ऑफिस के कई स्टाफ लोग इस फैसले से बेहद हैरान थे। तो तभी दूसरी तरफ से आकांक्षा रिया से बात करते हुए, मुझसे और अब रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तभी रिया आकांक्षा की तरफ देखते हुए, आकांक्षा तो पिछले 20 सालों से इस दर्द में तड़प रही है। मुझे लगता है कि तुझे ये बात राजेंद्र जी को बता देनी चाहिए, शायद वह तेरी कोई मदद कर सके। ये सुनते ही आकांक्षा आंखों में आंसू लिए, रिया तू सही कह रही है, मुझे ये बात राजेंद्र जी को बता देनी चाहिए। ये सोचकर आकांक्षा रिया के साथ वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ सबके जाने के बाद राजेंद्र जी ने आरव को मेंशन के अंदर रोक कर रखा था। उन्होंने कहा था कि वह उससे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। तभी आरव अपने मन में, आज मैं बॉस से पूछ लूंगा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचकर आरव कुछ देर बाद स्टडी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी राजेंद्र जी आरव को अपने सामने देकर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ तुम आ चुके हो, आओ। तभी आरव गुस्से में, बॉस आपने मेरे साथ गलत किया है। आप क्या, पूरे ऑफिस के स्टाफ जानते हैं कि मैं इस ऑफिस के लिए दिन रात मेहनत किया हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरी सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन आपने आज तक कभी भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। फिर भी मैं दिन रात मेहनत करता रहा, ये सोचकर कि साल के लास्ट में आप मुझे मैनेजर की पोस्ट में तो जरूर रखेंगे, लेकिन आपने तो आज मैनेजर की पोस्ट में उस रूही को रख लिया। ये सुनते ही राजेंद्र जी, वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इस ऑफिस में काम करने के लिए दिया, क्योंकि तुम्हारी जगह इस ऑफिस में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए थी। ये सुनते ही आरव, क्या मतलब है आपका। तभी राजेंद्र जी आरव के पास आकर, आज से 20 साल पहले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया था। उस लड़की को हमेशा लगता था कि वह लड़का उससे प्यार करता है और एक ना एक दिन उससे शादी जरूर करेगा। इस उम्मीद की वजह से वह लड़की उसके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह लड़का उस बच्ची को उठाकर एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है। राजेंद्र जी के मुंह से ये बात सुनते ही आरव के होश उड़ जाते हैं। तभी वह हथलाते हुए, आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं। ये सुनते ही राजेंद्र जी, वह इस वजह से क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम थे। तुम्हें सब कुछ याद आया या नहीं। ये सुनते ही आरव, इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम था। तभी राजेंद्र जी अपना हाथ पॉकेट में डालते हुए, तुमने आकांक्षा को बहुत तकलीफ दी है। आकांक्षा तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने क्या किया, उसे धोखा दिया। और इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये कहते हुए राजेंद्र जी दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि वहां से पुलिस की टीम आकर आरव के हाथों पर हथकड़ी लगा देती है। ये देखकर आरव, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी राजेंद्र जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही पुलिस के लोग आरव को पकड़कर लेकर जाने वाले थे कि तभी आकांक्षा और रिया कमरे के अंदर एंटर करती है। आकांक्षा राजेंद्र और आरव के बीच जो बात हुई थी वह सब सुन लेती है। तभी आकांक्षा राजेंद्र जी के सामने जाकर, आपको ये सारी सच्चाई कैसे मालूम पड़ी और फिर आपने कभी भी मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। ये सुनते ही राजेंद्र जी, आज से 20 साल पहले जब मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तब मैं तुमसे तुम्हारे फ्लैट पर मिलने के लिए आया था, जब तुम किचन में खाना बना रही थी कि तभी मेरे हाथ में तुम्हारी लिखी हुई डायरी मिली,
जिसके स्टार्टिंग में ही आरव का नाम लिखा था, जिसमें तुमने आरव के साथ बिताए हुए हर एक पल के बारे में बताया था। तभी मुझे पता चला कि तुमने कुछ महीने पहले ही अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। और तुम्हारी और आरव के रिश्ते के बारे में और गहराई से जानने के लिए मैंने रिया से कांटेक्ट किया। रिया ने ही मुझे सब कुछ बता दिया था। तभी आकांक्षा रिया की तरफ देखते हुए, तो तुमने मुझे इतने सालों से सच क्यों नहीं बताया रिया? तभी रिया आंखों में आंसू लिए, क्योंकि राजेंद्र जी ने मुझे वचन लिया था कि जब तक वह नहीं चाहेंगे तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए। तभी आकांक्षा आरव की तरफ देखते हुए, लेकिन राजेंद्र जी इसे छोड़ दीजिए। मैं तो अपनी बच्ची से इतने सालों से दूर रहकर तड़प रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब आरव का बेटा भी अपने बाप से दूर रहे, क्योंकि अपनी खुद की औलाद से दूर रहने का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी वजह से राजेंद्र जी आरव को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आकांक्षा के मुंह से ये बात सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आकांक्षा की तरफ देखते हुए, मुझे माफ कर दो आकांक्षा, मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तभी दूसरी तरफ से आकांक्षा, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया है, जिसे मैंने पूरे 9 महीने अपने पेट में पाला था। तभी राजेंद्र जी आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम्हारी बच्ची तुम्हारी नजरों के सामने ही है। राजेंद्र जी की बात सुनते ही आकांक्षा, क्या मतलब है आपका? तभी राजेंद्र जी आकांक्षा को दूसरी तरफ इशारा करते हैं, जहां पर एक लड़की खड़ी थी, जिसका नाम रूही था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी राजेंद्र जी, 20 साल पहले तुम लोगों ने जिस लड़की को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ा था, ये वही लड़की है। आकांक्षा ये सुनकर बेहद हैरान रह जाती है। तभी वह राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए, लेकिन मैंने तो इस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। मुझे बाद में पता चला कि किसी फैमिली ने इसे अडॉप्ट करके अमेरिका ले गई है। तो आप कैसे? राजेंद्र जी, हाँ, मैंने अपने सोर्स लगाकर उस फैमिली से कांटेक्ट किया था और उन्हें समझाया कि वह रूही को उन्हें वापस दे दे। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि रूही के साथ उनका भी मन लग चुका था। लेकिन मेरे लाख मिन्नतों के बाद उन्होंने रूही को मेरे हाथ में सौंप दिया। फिर मैं रूही को मॉम डैड के पास उसकी परवरिश करने के लिए छोड़ दिया था। वहीं से रूही को एक अच्छे से स्कूल में डाला गया, और जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब मैं उसे वापस अपने ऑफिस में ले आया, ताकि मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने ही रहे। पूरी कहानी सुनने के बाद आकांक्षा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी रूही आकांक्षा को गले लगाते हुए, मॉम प्लीज चुप हो जाइए, इसमें आपकी गलती नहीं है। इतने सालों के बाद अपनी बच्ची को सामने देकर आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी की मारी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दूसरी तरफ से आरव रूही को देखकर अपने मन में, मैं जिस लड़की से इतनी नफरत कर रहा था, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बच्ची है। ये कहते हुए आरव की आंखें नम हो जाती है। तभी आकांक्षा, लेकिन आपने मुझे इतने सालों से सच क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बच्ची के लिए दिन रात तड़पती रही थी। तभी राजेंद्र जी, वह इस वजह से क्योंकि तुमने भी कभी भी मुझे अपनी दिल की बात शेयर नहीं की। मैं जानता था मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता था, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता था। और इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन आरव को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। ये कहते हुए राजेंद्र जी पुलिस को आरव को लेकर जाने का इशारा करते हैं। तभी आकांक्षा, नहीं राजेंद्र जी, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। मेरी बेटी मुझे मिल चुकी है, अब मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है। इसी वजह से प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आरव की भी फैमिली है। आरव के बारे में ना सोचकर बल्कि उसकी फैमिली के बारे में सोचिए। इसी वजह से इसे जाने दीजिए। तभी राजेंद्र जी आरव की तरफ देखते हुए, सो मिस्टर आरव, मैं आपको इसी वक्त इस कंपनी से निकालता हूँ। कभी भी मेरे और मेरे परिवार के इर्द गिर्द तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही आरव शर्मिंदगी के मारे वहां से चला जाता है, और अंदर ही अंदर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जो इतने सालों तक उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन वह हमेशा ही अपनी पत्नी को बेइज्जत करता था। तभी आरव अपने मन में, मैंने अंजलि के साथ भी बहुत गलत किया है, कभी उसे प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसे तकलीफ दी है। मुझे आज जाकर अंजलि से माफी मांगनी चाहिए, मैं उसका भी गुनहगार हूँ। ये सोचकर जैसे ही आरव घर वापस जाता है, तो अंजलि को आवाज लगाते हुए कमरे के अंदर एंटर करता है, तो देखता है कि अंजलि वहां पर मौजूद नहीं थी। तभी आरव की नजर एक बिस्तर पर पड़े एक लेटर पर जाती है। आरव उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि आरव, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मैं इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं चलते। आप हमेशा मुझसे कहते थे ना कि मैं आपसे दूर चली जाऊं, तो देखो आज मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी करी हूँ। इस लेटर के साथ साथ मैंने डाइवोर्स पेपर रखे हैं, जिसमें मैंने पहले से साइन कर दिए हैं, और आप भी इस पेपर पर साइन करके हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएं। और हाँ, मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ,
इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आरव की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आरव को अपनी गलतियों का एहसास होते हुए अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आरव की पत्नी डाइवोर्स देकर जा चुकी थी, तो दूसरी तरफ आकांक्षा अपनी बेटी रूही के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।